नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोमवार को लोकसभा में जो बजट पेश हुआ है 2024-25 का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत की प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। उसे देखकर मन से या दिल से एक ही बात निकलती है, हा संसद दुर्दशा देखी न जाए। जिस तरह का उनका भाषण हुआ, ये 18वीं लोकसभा है देश की। प्रतिपक्ष का नेता या विरोधी दल का नेता, प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत नहीं थी तब भी, जो लोग हुए प्रतिपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के नेता, किसी का आचरण इतना घटिया नहीं रहा होगा। तो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की संसद, खासतौर से लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष, इन सबको एक चुनौती दी कि मुझसे नीचे गिर के दिखाओ। उनका भाषण बजट पर था, लेकिन बजट का कहीं जिक्र के अलावा बजट पर वो कुछ भी नहीं बोले। बजट में उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उनके हिसाब से जाति की गणना की बात होनी चाहिए थी। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था? अग्निवीरों की पेंशन की बात होनी चाहिए। अब जिस नेता को ये बेसिक बात नहीं मालूम है कि जो अग्निवीर योजना है उसमें पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार बजट में उसकी व्यवस्था कैसे करेगी? अब वो कल को सवाल पूछ सकते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये भी सवाल उठा सकते हैं। सवाल उठाने में क्या जाता है? लेकिन जो सामान्य बुद्धि चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सत्र में बालक बुद्धि का जिक्र किया था राहुल गांधी का नाम लिए बिना, तो बहुत से लोगों को लगा था कि शायद उनका इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री वो देख रहे थे जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। बालक बुद्धि भी जो है, इससे ज़्यादा समझदारी का, आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत बचपन से ही बड़ी समझदारी का प्रदर्शन करते हैं। 54 साल का व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलेगा, इस तरह की बात बोलेगा। 20 साल हो गए उनको संसदीय जीवन में, अभी अडानी अंबानी से बाहर नहीं निकल पाए। एक ही मुद्दा है उनके पास। दूसरा मुद्दा आजकल आ गया है जाति की गणना का। अगर अंबानी अडानी के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा भी इतिहास पलट कर देखते अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी की सरकारों का, तो शायद उनके मुंह से ये शब्द न निकल पाते। ये दोनों उद्योगपति इतने बड़े बने कब? किसने बनाया? किसके शासन में बने? पूरा देश जानता है। अब इनको नीचा दिखाकर आप हासिल क्या करना चाहते हैं? वही जो भारत के विरोधी हासिल करना चाहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। राहुल गांधी के हिसाब से कोरोना में और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। तो ऐसी कमर तोड़ी कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की है। ये कमर टूटने के बाद हुआ है। तो आप सोचिए कि कमर टूटना अच्छा है या न टूटना अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात कौन समझाए? वो आजकल जब से इस संसद का, मतलब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, ये दूसरा सत्र था, वो कुछ हिंदुत्व से जुड़े हुए कुछ प्रतीकों को लेकर आते हैं। पिछले सत्र में आपने देखा था, भगवान शंकर की तस्वीर लेकर आए थे, गुरु नानक की तस्वीर लेकर आए थे, और उनको हर धर्म और मजहब में अभय मुद्रा दिखाई दे रही थी, जिसका विरोध सिखों ने किया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया, जिसका विरोध जो है ईसाई धर्म को मानने वालों ने किया। लेकिन राहुल गांधी पर उस सब का कोई असर पड़ा नहीं। आज वो फिर कह रहे थे कि अपने इंडी गठबंधन को बता रहे थे कि ये शंकर जी की बारात है। अब आप देखिए, गिरावट का स्तर देखिए। वित्त मंत्रालय में एक परंपरा है, जब बजट तैयार होता है उसकी प्रतियां छपकर आ जाती हैं, तब एक हलवा सेरेमनी होती है। वो दशकों से चली आ रही है। जवाहरलाल नेहरू के समय भी होती थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी होती थी, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी होती थी, नरसिम्हा राव के समय भी होती थी, और मनमोहन सिंह के भी समय होती थी। उसमें उन्होंने कहा कि ये 20 लोगों ने देश का बजट बनाया है, तो उससे पहले क्या 140 करोड़ लोग बजट बनाते थे? तो इतने तक रुक गए होते तो भी समझ में आती बात।
उन्होंने कहा इसमें कोई दलित और पिछड़ा नहीं है। अब इस तरह की घटिया बात, जबकि इसका जवाब उनको मिल चुका है कि ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आज भारत सरकार में, उनका इम्पैनलमेंट कब हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर का, वो उस समय हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आपने कितने लोगों का इम्पैनलमेंट किया ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लिए? उसमें कितने दलित थे, कितने पिछड़े थे, कितने आदिवासी थे? तब ये बुद्धि कहाँ गई थी कांग्रेस पार्टी की? तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसकी बात आप नहीं करेंगे। इस देश का किस तरह से, इस देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया कांग्रेस पार्टी ने, ये आपको दिखाई नहीं देता। तो आज एक नई चीज़ लेकर आए थे, चक्रव्यूह। तो विपक्ष को वो जो है कह रहे थे कि अभिमन्यु की तरह, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, वैसे जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश हुई है। उसमें भी 6 लोग थे, यहाँ भी 6 लोग थे। उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया, जो बड़ी सामान्य सी परंपरा है संसद में कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन राहुल गांधी बार बार इस नियम का उल्लंघन करते रहे। स्पीकर ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर आप सदन की नियमावली को पढ़ लें, लेकिन नियमावली से बंधे हुए राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? नियम कानून उनके लिए बने नहीं हैं, सामान्य सदस्यों के लिए बने हैं, सामान्य व्यक्तियों के और नागरिकों के लिए बने हैं, राहुल गांधी के लिए नहीं बना है। और वो उनके चेहरे की जो कुटिल मुस्कुराहट थी, वो बता रही थी कि उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने विरोधियों को ध्वस्त कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि अटल जी का एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि बोलने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है और चुप रहने के लिए विवेक की ज़रूरत होती है। तो आज राहुल गांधी ने साबित किया कि बोलने के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये साबित किया कि चुप रहने के लिए विवेक की ज़रूरत होती। राहुल गांधी के भाषण पे उन्होंने माथा पीट लिया। बस वो एक दृश्य राहुल गांधी के पूरे भाषण के सार को बताता है कि उस पर देश के वित्त मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी। राहुल गांधी को इस बात से भी एतराज़ था कि वित्त मंत्री मुस्कुरा रही हैं, तो उनको शायद लग रहा था कि उनकी बात सुनने के बाद तो वित्त मंत्री को रोना चाहिए था, विलाप करना चाहिए था। जिस तरह की उन्होंने बातें की उसमें बजट को लेकर, बजट के जो प्रावधान हैं उसकी कोई चर्चा नहीं थी। मतलब उन्होंने न तो बजट भाषण पढ़ा, न बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा और न उसके बारे में उनकी कोई समझ है। तो ये तो मैं मानूंगा कि उन्होंने समझदारी का काम किया कि बजट पर बोलने की कोशिश नहीं की, नहीं तो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाते। मालूम हो जाता कि उनको कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में न तो कोई समझ है और न ही कोई समझ वो हासिल करना चाहते हैं। सबको हर विषय की समझ नहीं होती, लेकिन लोग ऐसी समझ जो है वो एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। सलाहकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसके लिए समझ चाहिए, समझने की और उसको ग्रहण करने की क्षमता चाहिए, जो राहुल गांधी बार बार दिखाते हैं कि उनके पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की बात की मैंने, उन्होंने कहा पेपर लीक के बारे में बजट में कुछ नहीं है। तो उनको पता ही नहीं कि बजट में क्या होता है। बजट में पेपर लीक की बात क्यों आएगी? बजट जो है वो सरकार के एक वित्तीय वर्ष के जमा खर्च का जो है लेखा जोखा होता है। वो संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी को ये बेसिक जानकारी भी नहीं है। उनको जो बोलना, उनको लगता है कि उनका जो एजेंडा, विषय कोई हो। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता थे जिनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो इम्तहान के समय आते थे और जाकर अमीनाबाद एक जगह है, अगर आप लखनऊ को जानते हैं तो जानते होंगे, वहाँ से कुंजी खरीद कर लाते थे और 5 सवालों के जवाब रट लेते थे। प्रश्न पत्र क्या आया है, क्वेश्चन पेपर क्या है, इससे मतलब नहीं, 5 सवालों के जवाब जो रट कर गए हैं वो लिख कर आ जाते थे। राहुल गांधी का वही हाल है। विषय कोई हो, भाषण उनका एक ही होता है। उनके भाषण में जाति ना आए, उनके भाषण में अडानी अंबानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इससे पता चलता है कि उनके पास कोई विमर्श है नहीं, कोई नैरेटिव है नहीं, उनके पास कोई तथ्य और तर्क है नहीं। उनको लगता है कि आक्रामक ढंग से बोलेंगे
और वो बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू हैं। जो हिंदू होता है उसे साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो मुसलमान होता है उसे मुसलमान साबित करने की कोशिश नहीं करना पड़ता, जो ईसाई होता है उसको ईसाई होने जो है साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जो सिख है या बौद्ध है या जैन है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बार बार सार्वजनिक रूप से इसका दिखावा करने की, प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और राहुल गांधी ऐसा प्रदर्शन करते हुए ये दिखाते, मतलब उससे ये पता चलता है उनकी जो समझ है, उनका जो ज्ञान है बहुत ही अधकचरा है। हिंदू धर्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके उनको लगता है कि वो मोदी से बड़े हिंदू हो जाएंगे। लोग उनको मोदी से बड़ा हिंदू मान लेंगे, बीजेपी और संघ से बड़ा हिंदुत्ववादी मान लेंगे। ये गलतफहमी उनकी जो है वो दूर हो ही नहीं रही है। चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, किसका किसका जिक्र किया, जो किसी ने ट्विटर कर दिया, बता दिया कि ये बोलिएगा तो ये हिंदुत्व के लोगों को अपील करेगा। उनको मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो शब्द, जो प्रतीक वो इस्तेमाल करते हैं उसका संदर्भ उन्हें पता नहीं है। संदर्भ पता होने के लिए उसकी समझ चाहिए, उसका गहराई से अध्ययन होना चाहिए, जो दोनों नहीं है राहुल गांधी के पास। तो राहुल गांधी का बजट पर भाषण, उसे निराशाजनक कहना भी निराशाजनक बात होगी। संसद के 2 सत्र के 2 भाषणों से स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में इस 18वीं लोकसभा में जो चर्चा, बहस का स्तर है वो बहुत नीचे जाने वाला है। कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, और भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर वो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए कितना नीचे गिरे। गिरने की भी सीमा होती है, लेकिन राहुल गांधी के गिरने की सीमा नहीं है जहां तक ऐसे मुद्दों का सवाल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है बीजेपी के सामने। राहुल गांधी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, और सभ्य आचरण के प्रति भी उनका कोई आग्रह नहीं है। वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और ये जो नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, वो उनकी जो पप्पू वाली छवि थी उससे ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है। इसका नतीजा आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन नतीजा तो आएगा ही। तो राहुल गांधी ने 4 जून 2024 के बाद अपनी एक सपनों की दुनिया बना ली है, उसी में जी रहे हैं। और उनको लगता है कि नीचे गिरना ही उनके लिए ऊपर उठना है, और उनको मालूम है कि वो जितना नीचे गिर सकते हैं उनके विरोधी उतना नीचे गिरकर उनका जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए उनकी बात जो है, उनका जो इकोसिस्टम है उसमें इस तरह से प्रस्तुत की जाएगी कि सबको ध्वस्त कर दिया, चुप करा दिया राहुल गांधी ने। और ये नैरेटिव आगे 5 साल चलने वाला है। राहुल गांधी का व्यवहार यही होगा। वो जो पिछले 20 साल से सड़क पर बोल रहे थे उससे भी स्तर उनका संसद में गिर गया है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के संसदीय जनतंत्र का और क्या हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, इस सच्चाई का सामना हमको, आपको, सबको करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।